नमस्कार साथियों, वैदिक आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि बीओ परीक्षा के लिए हम लोग बात कर रहे हैं मेंस के टॉपिक्स को, तो भूगोल में लोगों को समस्या ज़्यादा है। तो हालांकि क्लास मेरी भूगोल की रेगुलरली कल से शुरू होगी, जो उसका मूलभूत टॉपिक्स होगा, लेकिन आज एक जनरल व्यू देने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चंस एग्जाम में आपका सिलेबस क्या दिया हुआ है और कैसे पूछेगा। ठीक है, जैसे पहले ही भारत का प्राकृतिक विभाजन दिया है, तो विभाजन के बारे में एक क्लास आपको 15 से 20 मिनट बताना पड़ेगा कि कौन कौन सा छोर भारत में पड़ता है। उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन दिया हुआ। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, वाताग्र, चक्रवात, वर्षा, इन सब चीज़ों को, जेट स्ट्रीम, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए कुछ मूलभूत चीज़ों को जानने की ज़रूरत है, और वो चीज़ें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर वेगनर का अगर व्यू दें, आप लोग वेगनर की पढ़ाई करते होंगे, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन के पीछे की वजह जाननी पड़ेगी ताकि आप लिख सको। जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको, बाकी वेगनर, प्लेट टेक्टोनिक जो आपका सिलेबस है वो हम फिर दूसरी क्लास में एकदम क्रम से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भूगोल के 2-3 वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। मान लो कि आपको मैं वेगनर समझा रहा हूँ, ठीक है, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन, तो इसके पढ़ने के जो पीछे की वजह होती है वो चीज़ समझना पड़ेगा। उस चीज़ का मतलब जैसे कि क्यों ज़रूरत पड़ी, वेगनर ने थ्योरी क्यों दिया। वेगनर कहाँ से थे? वेगनर जर्मन के थे, ठीक है, जर्मन के क्या थे, पूरा वैज्ञानिक थे या पूरा भूवैज्ञानिक थे, ठीक है, भूवैज्ञानिक शुद्ध पड़ेगा, वो थे। तो पृथ्वी में ये क्या करते थे, पृथ्वी के इतिहास में जो भी घटनाएं घटित हुई थी ये उसका अध्ययन करते थे। अध्ययन किस तरह करते थे? पेड़ पौधे के विभिन्न जीवाश्मों या जातियों के जीवाश्मों के अध्ययन द्वारा पता लगाते थे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, क्या घटित घटनाएं हो रही हैं पृथ्वी के इतिहास में। तो उन्होंने जब वो अध्ययन कर रहे थे तो उनको 2-3 चीज़ें नज़र आई, जो आपको लिखना है वो अलग बताएंगे आपको, लेकिन समझने के पहले दिमाग में जो क्या कहते हैं समझने की ज़रूरत है वो आप जानो, ताकि ये आप कभी मत भूलो। कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने क्या बताया कि जब ये अध्ययन कर रहे थे जीवाश्मों के बारे में, पेड़ पौधों के जीवाश्मों को लेकर, तो इनको 3 आश्चर्यजनक चीज़ें नजर आई। वो आश्चर्यजनक चीज़ें क्या थी? देखिए, पहली आश्चर्यजनक चीज़ ये थी कि इंग्लैंड के लंका शहर के खान में ऐसे पेड़ पौधे इनको पाए गए, ऐसे पेड़ पौधे के जीवाश्म इनको मिले कि जो क्या कहते हैं गर्म जलवायु क्षेत्र के थे। वही हाल क्या था दूसरे में, यूएसए के अपलेशियन के कोयला के खान में, जो यूएसए में अपलेशियन की खान है, उसमें भी क्या कहते हैं गर्म जलवायु क्षेत्र वाले पेड़ पौधे मिले, ठीक है। और फिर क्या हुआ, दक्षिण भारत के क्षेत्रों में हिमनद बहने के चिन्ह मिले, जबकि जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है वो क्या है, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, यहाँ पे हिमनद की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो इनसे इन्होंने इन तीनों प्रक्रिया से आशय क्या निकाला, जब ये आश्चर्यजनक चीज़ें इनको प्राप्त हुई कि ठंडे जलवायु क्षेत्र में, इंग्लैंड के क्षेत्र में गर्म जलवायु की चीज़ें मिल रही हैं और गर्म जलवायु के क्षेत्रों में यहाँ पे हिमनद बहते मिल रहे हैं, तो इन्होंने क्या आइडिया लगाया, इन्होंने 2 चीज़ें सोची होंगी, या तो कालांतर में जलवायु की पेटियाँ परिवर्तित हो गई होंगी, या फिर पृथ्वी के महाद्वीपीय या पृथ्वी का महाद्वीपीय विस्थापन हो रहा है। 2 चीज़ें आई ना, या तो जलवायु पेटियाँ चेंज हो गई होंगी, या तो पृथ्वी का महाद्वीपीय विस्थापन हो रहा है, ठीक है। तो इसी बेस पे जो आप पढ़ते हो सियाल, सीमा, निफे, ये उसी के थ्योरी को जनरेट करता है। जैसे अगर आप समझाएं आपको तो आप फिगर बनाओगे, इनका स्टेटमेंट ये था कि क्या था, सियाल और सीमा, ठीक है, याद रखना, सियाल और सीमा। तो इन्होंने इसको क्या बोला, इसको क्या बोला, इसका घनत्व तो इन्होंने बताया था कि सियाल का घनत्व तो क्या कहते हैं, सियाल का घनत्व 2.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और इसका क्या है, इसका 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, या एग्जैक्ट 3.6 ग्राम के करीब बताया था इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने क्या नाम दिया इसको, इन्होंने इसको नाम दिया कि अगर जो हल्का है वो क्या हुआ, जो हल्का है वो भारी वाले में तैर रहा है, तो इन्होंने इसको महासागर का नाम दिया और इसको क्या बोला, महाद्वीप। मतलब कहा कि महाद्वीप जो है महासागर में तैर रहा था, और महासागर का नाम, महाद्वीप का नाम पेंजिया दिया, और महासागर का नाम इन्होंने क्या दिया, पैंथलासा दिया। ये नाम याद रखना, इसका नाम इन्होंने दिया पैंथलासा और इसका नाम इन्होंने दिया पेंजिया, ठीक है। मतलब पैंथलासा में पेंजिया तैर रहा था,
तो वही चीज़ें बताया। कालांतर में फिर क्या हुआ, कालांतर में हुआ क्या कि कार्बोनिफेरस युग में इसका विखंडन हो गया। ध्यान देना, जो लिखना है आपको थ्योरीज में ये चीज़ें लिखनी है। तो कालांतर में क्या हुआ, सियाल का विखंडन हो गया। विखंडन हुआ तो ये क्या हुआ, 2 पार्ट में टूट गया। जब 2 पार्ट में टूट गया तो क्या बना, ये अंगारा लैंड बना, ठीक है, और ये क्या बना, गोंडवाना लैंड बना, और ये आपका टेथीस सी बना, जिसको कहते हैं जो टेथीस सी जो है, जो इसका बचा हुआ भाग है, उसी को अब क्या बोलते हैं हम लोग, भूमध्य सागर बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आई। अंगारा लैंड बना, गोंडवाना लैंड बना, और इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर। फिर आगे चल के ये 2 पार्ट में टूटा तो क्या बना, एक तरफ नॉर्थ अमेरिका आया, दूसरी तरफ यूरेशिया आया, ठीक है, अटलांटिक ओशियन बना। तो इस थ्योरी को आपको लिखना है कि ऐसा हुआ होगा कि प्लेटें चलायमान हैं। जब इससे नहीं आइडिया लगा तो फिर क्या कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई। तो हमारा कहने का मतलब इसके पीछे की वजह आपको जाननी पड़ेगी। जैसे मैंने सिर्फ आपको बताने का प्रयास किया है कि अगर आप पीछे की वजह को जानोगे तो आपको मिला के लिखने में काफ़ी आसानी होगी। हो सकता है प्लेट टेक्टोनिक और वेगनर थ्योरी को क्या कहते हैं काफ़ी ब्रॉड में दे दिया। तो अब वही चीज़ें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में है कि कुछ क्या कहते हैं गौण प्लेटें थी और कुछ प्रमुख प्लेटें थी। जो प्रमुख प्लेटें थी वो क्या थी, भारी थी, और जो गौर प्लेटें थी वो क्या थी, हल्की थी। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आकृति था। ठीक है, इस तरह की कुछ आकृति थी। यहाँ पे छोटी प्लेटें थी, यहाँ पे बड़ी प्लेटें थी। ठीक है, और फिर यहाँ पे छोटी प्लेटें थी, यहाँ पे बड़ी प्लेटें थी, और फिर बीच में कटक था जहाँ से मैग्मा पिघलता था, धीरे धीरे चीज़ें बाहर निकल के आती, मैग्मा पिघलने के बाद क्या कहते हैं, फिर यहाँ पे ठंडा होता, ठंडा होकर क्या कहते हैं कटक का निर्माण होता शुरू होता, धीरे धीरे कटक का निर्माण होता और इसके तरफ ये अपने आप में फैलती चली जाती। तो इसका भी तो मतलब निकल रहा है ना कि महाद्वीपीय विस्थापन हो रहा है। जैसे नीचे से मैग्मा निकलना शुरू हो रहा है, नीचे से मैग्मा निकल के ऊपर आ रहा है, तो क्या हो रहा है, वो ठंडा हो रहा है। ठंडा होने पे क्या हो रहा है, प्लेटें बनती जा रही हैं। तो जो प्लेटें पुरानी होती जा रही हैं वो अपने दाहिने बाएं खिसकती जा रही हैं, नई प्लेटों का निर्माण होता जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो इनके ऊपर ABCD 4 महाद्वीप रखे गए हैं, जो इनके ऊपर महाद्वीप है, वो भी विपरीत दिशाओं में विस्थापन होता जा रहा है। नो समझ में इसीलिए आया कि पहले ये यहाँ पे था और अब ये हट के यहाँ आ गया, धीरे धीरे कालांतर में विस्थापित होते चला जा रहा है। तो इस तरह की थ्योरीज थी प्लेट टेक्टोनिक और वेगनर की। अब इसको जब आपके सिलेबस को टच करेंगे कल से तो एकदम एग्जैक्ट चीज़ों को बताते चलेंगे कि आपके सिलेबस में क्या है। जैसे कि आपके सिलेबस में वर्षा है, जलवायु विज्ञान है में वर्षा है, चक्रवात है। तो इस तरह की चीज़ों को आप पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसके पढ़ने की जो अपने तरीके होते हैं पहले वो समझना कि कैसे पढ़ोगे ताकि आप भूलो ना और अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सको। अब वर्षा को जानने के पहले भी वाष्पीकरण जानना पड़ेगा, आपको संघनन जानना पड़ेगा, सापेक्ष आर्द्रता जानना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। और ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं कि वाष्पीकरण क्या होता है। जैसे वाष्पीकरण और संघनन में डिफिनीशन हो सकता है एग्जाम में आपके यही पूछ लिया तो कि वाष्पीकरण और संघनन में अंतर बताओ, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा इसको कम से कम 50 शब्दों में। तो क्या करोगे, वाष्पीकरण का अर्थ होता है कि जल का जलवाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया। ठीक है, देखो वाष्पीकरण में क्या हो रहा है, जल से जलवाष्प बन रहा है ना, जल से जलवाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब जल से जलवाष्प बनने का आशय है कि अणुओं की बीच की दूरी बढ़ जा रही है, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की दूरी बढ़ जा रही है। ऐसा करने के लिए उनको क्या चाहिए, उनको ऊर्जा की जरूरत होती है। जो ऊर्जा कौन देता है, अणु जो है ना, अणु उनको ऊर्जा दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जाननी पड़ेगी। और संघनन में जैसे इसका उल्टा होता है कि जलवाष्प से जल में परिवर्तन। संघनन का मतलब होता है जलवाष्प से जल में परिवर्तन। मतलब इसमें क्या ऐसे निकल रहा है कि जो अणुओं, जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच की दूरी जो है घट रही है। मतलब अणुओं से ऊर्जा बाहर निकल रही है, कह सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें समझना क्या है कि मान लो यहाँ पानी है, ठीक है, मान लो यहाँ पानी है या फिर यहाँ पे स्थल है, तो सारा खेला ठंडे गर्म का है। ठंडी हवा यहाँ पे है तो टेम्परेचर से हवा क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हवा क्या कहते हैं यहाँ क्या होगी, गर्म होगी। गर्म होगी तो क्या होगी, ऊपर उठेगी। ऊपर उठेगी, एक समय के बाद ये क्या कहते हैं, ओसांग बिंदु को प्राप्त करेगी अपने। ठीक है, ओसांग बिंदु को प्राप्त जैसे करेगी क्या कहते हैं, तो वैसे धीरे धीरे क्या कहते हैं, वर्षा होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर इसको कोई प्रेशर काम कर रहा है, तेजी से उठा रहा है, तो ओसांग बिंदु के नीचे भी अगर जाएगी तो यहाँ पे फिर बर्फ जमना शुरू होगा, ओलावृष्टि शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस होती है हवाओं का। तो वर्षा कैसे होती है, हवाएं ऊपर उठती हैं,
तेजी के साथ क्या कहते हैं, और ठंडा होती है, ठंडा होकर अपना अवसांग बिंदु प्राप्त करती हैं, मतलब सापेक्ष आर्द्रता प्राप्त करती हैं। उसके बाद फिर वर्षा होना शुरू होती है। वही कंडीशंस वाताग्र में बनती है। आपके सिलेबस में वाताग्र है। वाताग्र होता क्या है, चलो हम वाताग्र को यहाँ पे बता दे रहे हैं। वाताग्र होता क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं। उसके बाद वाताग्र के बाद जो फिर आपको बताएंगे क्या कि कौन कौन सी वर्षा होती है, अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि वर्षा का टर्मोलॉजीज कैसा होता है। इसके अलावा जब मेन टॉपिक्स में आप आओगे कि चक्रवात कैसे होते हैं, उनके प्रकार कौन कौन से हैं, तब आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो अभी बस एक जनरल व्यू आपको दे रहे हैं ताकि आप समझते रहो कि चीज़ों को कैसे पढ़ा जाए। अगर आप स्वतः भी पढ़ो तो आपकी समझ में आ जाए कि पहले पिछली चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग किसी बुक को उठा लिए और बुक में सिर्फ परिभाषाएँ दी गई हुई हैं। अगर बुक में परिभाषाएं दी गई हो तो आपको समस्या जाहिर सी बातें होना तय है, क्योंकि समस्या इसलिए होगी कि आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए आपको लिखने में समस्या होगी, आप उसको रट्टा मार रहे हो। और रट्टा मारने वाली चीज़ें यार कब तक चलेगी। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ना कि रट्टा मारने वाली चीज़ें कब तक चलेगी, इसलिए समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। जो वाताग्र है इसको बोलते हैं फ्रंट। ठीक है, जो वाताग्र है इसको बोलते हैं फ्रंट। ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। वाताग्र जनन से वाताग्र क्षय की प्रक्रिया क्या होती है, जो इसका उत्पन्न होता है, उत्पन्न से क्षय होने की प्रक्रिया जो 4 पार्ट में होती है, इसी को क्या बोलते हैं। आप लोग जो पढ़ोगे अभी टर्मिनोलॉजी ITCZ वाला पोर्शन जो पढ़ते हो, जेट स्ट्रीम पढ़ते हो, वो भी क्या कहते हैं, इसी की कल्पना मात्र है जेट स्ट्रीम। वो भी हम आपको समझाएंगे, इसलिए क्या कहते हैं बेसिक चीज़ें आप समझ जाओ वाताग्र के बारे में, ताकि आपको जब क्लाइमेटोलॉजी का पोर्शन पढ़ना शुरू करो, जब क्या कहते हैं भारत में मानसून पढ़ना शुरू करो, तो ये अहम रोल अदा करे कि आप में कोई समस्या ना हो और आप आसानी से पढ़ सको। ठीक है, अब इसको समझने के लिए जानिए। इसको समझने के लिए जैसे जब भिन्न भिन्न तापमान एवं आर्द्रता संबंधी क्या, जब भिन्न भिन्न तापमान एवं आर्द्रता संबंधी विशेषता वाली वायु राशियाँ क्या होती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, तो एक दूसरे से टकराने के बाद मर्ज नहीं होती हैं, स्वतंत्रता पूर्वक घुल मिल नहीं पाती हैं, अलग रहती हैं, बल्कि अपना अलग अस्तित्व बना के रखती हैं। ठीक है, 2 वायु राशियां हैं, ठीक है, गर्म और ठंडी। ये टकराने के बाद अपना एक क्षेत्र बना ली। ठीक है, उसी क्षेत्र में रहने का ये प्रयास करेंगी, घुल मिल नहीं पाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या कहते हैं कि ये वाताग्र है। और कुछ इस तरह का बनाती हैं, ढालदार सीमा बनाती हैं। मतलब एक वायु राशि गर्म है और दूसरी ठंडी है, तो गर्म वाली ऊपर उठने का प्रयास करेगी, क्योंकि गर्म हवाएं हल्की होकर ऊपर उठती हैं, थोड़ी देर पहले बताया, और ठंडी जो है नीचे दब जाती हैं। तो ये हो गया कोल्ड और ये हो गया वार्म। ठीक है, इसके सहारे उठने का प्रयास करती है। ये वाताग्र की प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर इसी में देखा जाए कि गर्म वाताग्र और शीत वाताग्र क्या होता है, तो ये जो प्रक्रिया है कि जब कभी भी किसी वाताग्र में गर्म वायु राशि क्या कहते हैं, ठंडी वायु राशि के पीठ के सहारे ऊपर उठती है। देखना कुछ इस तरह का फिगर बनेगा वाताग्र में। अगर इसके पीठ के सहारे वार्म वायु राशि ऊपर उठेगी, ठीक है, तो क्या होगी, ये गर्म वाताग्र होगा। ठीक है, और लेकिन अगर ठंडी वायु राशि अगर धक्का देगी तो कुछ इस तरह प्रेशर बनाएगी, तो ये क्या कहते हैं ऊपर की तरफ भागेगी। कौन, गर्म वायु राशि ऊपर भागेगी, तो ये शीत वाताग्र बनेगा। अब होता क्या है, अगर शीत वाताग्र पूछेगा तो आपको सिर्फ यही नहीं लिखना है। गर्म वाताग्र में ये होगा कि गर्म वायु राशि ठंडी वायु राशि के पीठ के सहारे धीरे धीरे ऊपर उठेगी। तो क्या होगा, धीरे धीरे उठेगी, मतलब टर्मोलॉजी को समझना। ये हो गया क्षेत्र, गर्म वायु राशि यहाँ से धीरे धीरे ऊपर उठ रही है, तो धीरे धीरे ओसांग बिंदु को प्राप्त करेगी। ठीक है ना, तो हवा जो गर्म जा रही है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, मतलब धीरे धीरे वर्षा होगी, लेकिन धीरे धीरे खत्म हो रही है, मतलब विस्तृत क्षेत्र में होगी और देर तक होगी। ध्यान देना, देर तक होगी। लेकिन अगर शीत वाताग्र उसे धक्का देके ऊपर भेज रहा है तेजी से, अगर धक्का देके तेजी से भेजेगा तो क्या होगा, हवा तेजी से ऊपर जाएगी, ओसांग बिंदु को प्राप्त करेगी, और ओसांग बिंदु प्राप्त करने के बाद भी तेजी से ऊपर उठती रहेगी। मतलब वर्षा तो तेजी के साथ होगी, लेकिन तेजी के साथ होने के बाद ओला भी पड़ सकता है, बर्फ भी पड़ सकती है, क्योंकि हवा का क्या कहते हैं वो तेज है, हवा तेजी से ऊपर उठ रही है। तो ऊपर उठते जाते जाते क्या होगा कि तेजी से वर्षा होगी, इसलिए हवा गर्म है और तेजी से जा रही है, इसलिए जल्दी खत्म हो जाएगी हवा। जल्दी खत्म होने पे क्या होगा, अगर हवा जल्दी खत्म होगी तो फिर देखिए मार्कर प्रॉब्लम होती है। अगर हवा जल्दी खत्म होगी तो क्या होगा, फिर जो है जल्दी खत्म होगी तो वर्षा मतलब तेजी से होगी। ठीक है, तेजी से होगी, और फिर जल्दी खत्म होने का मतलब कम समय के लिए होगी। ये चीज़ जानना चाह रहे थे कि आप खुद से बोलो, कम समय के लिए होगी। ठीक है,
अब ये वाताग्र हो गया और वाताग्र के प्रकार हो गए आपके, ठीक है। अगर वर्षा के प्रकार इसी में आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे? अगर आपसे वर्षा का प्रकार पूछा जा रहा है तो अब देखो आपको समझ आसानी से शायद डेवलप हो गई होगी शुरुआत से लेके। अगर जलवायु विज्ञान के किसी पोर्शन को पढ़ना तो इस एंगल से पढ़ना। बाकी हम तो कह रहे हैं कि ज्योग्राफी आपको फिर से शुरू से बताएंगे ही बताएंगे। हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि जिनको जो समस्याएं हो रही पढ़ने में उनको वो चीज़ें समझ में आ जाएँ आसानी से। जैसे वर्षा को आप पढ़ोगे तो वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला पर्वतीय, दूसरा संवहनीय और तीसरा चक्रवाती। एक एग्जाम्पल देंगे, आपको पढ़ाएंगे नहीं। मान लीजिए भारत हो गया, ठीक है, भारत हो गया। हवाएं यहाँ से आती हैं, ठीक है, ठीक है, हवाएं यहाँ से आती हैं और एंट्री करने का प्रयास करती हैं। बस समझना चीज़ों को। मतलब जब समुद्र से जलवाष्प की लदी हवाएं महाद्वीपों में प्रवेश करती हैं तो क्या करती हैं? वो पर्वतों से टकराती हैं, ठीक है। पर्वत जब उनको अवरोध उत्पन्न करते हैं तो पर्वतों से क्या होता है? टकराती हैं। तो पर्वतों से टकराने के बाद क्या होती हैं? ऊपर उठती जाती हैं, ठीक है। अगर पर्वत बड़े होंगे, ऊंचे होंगे, अगर पर्वत की ऊंचाई ज़्यादा होगी तो ज़्यादा ऊपर उठेगी। ज़्यादा ऊपर उठेगी तो क्या होगा? फिर जल्दी से जब ठंडी होगी ओसांग, वही कंडीशन, गर्म होकर ऊपर उठ रही है मतलब ठंडी होकर ओसांग बिंदु को प्राप्त करेगी और वर्षा होगी, ठीक है। पर्वतों के सहारे हवा ऊपर उठती है तो पर्वतीय वर्षा होती है, कहने का मतलब। लेकिन एक कंडीशन और बनती है, अगर आपसे पूछती है वृष्टि छाया प्रदेश क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश कैसे बनता है, तो वृष्टि छाया प्रदेश जो बनता है उसकी कंडीशन होती है अगर पर्वत ये बड़े नहीं हैं, पर्वत छोटे हैं, ठीक, पर्वत छोटे हैं तो हवा क्या होगा? ऊपर उठेगी लेकिन ओसांग बिंदु को प्राप्त नहीं करेगी, इसके ढाल के सहारे नीचे की तरफ उतरेगी। जब नीचे की तरफ उतरेगी तब गर्म शुरू होगी, गर्म होना शुरू होगी। और क्या कहते हैं? गर्म होना शुरू होगी तो कुछ क्षेत्रों में वर्षा नहीं करेगी, दूर जाके कहीं गर्म होगी। उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश बनेगा पर्वतों के सहारे। मतलब कह सकते हो कि जो भारत का दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र है, ये पोर्शन है, इसके साइड में वृष्टि छाया प्रदेश बनता है, ठीक है। तो ये तरीका होता है मतलब वर्षा को जानने का, वर्षा को पढ़ने का, कि पर्वत ऊंचा नहीं होगा तो पर्वत को हवा पार करके नीचे उतरने लगती है, नीचे उतरेगी तो क्या होगी? गर्म होने लगती है। तो गर्म होने लगती है तो मतलब वर्षा नहीं करेगी जिन क्षेत्रों में, उसी को क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश बनता है। लेकिन संवहनीय वर्षा को जानने होगा तो संवहनीय वर्षा की एक कंडीशन जानना कि मूलतः ये हमारा विषुवत रेखा हो गया, 5 डिग्री से नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक इसका प्रभाव होता है। अब ऐसे ही समझ जाओगे आप, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री अगर साउथ का इसका प्रभाव होता है तो क्या होता है? उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? अधिक होता है हमेशा। जैसे ही सूर्योदय होता है वैसे ही क्या होता है? तापमान बढ़ने लगता है। मतलब ये क्षेत्र जो है अत्यधिक गर्म होता है, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रकार यहाँ पे जो वर्षा होती है संवहनीय होती है। तो कंडीशंस क्या बनती है? जैसे ही सूर्योदय होता है तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, पृथ्वी की सतह गर्म होना शुरू हो जाती है, समुद्रों में वाष्पीकरण शुरू हो जाता है। गर्म सतह के संपर्क में जब हवाएं आती हैं तो हवाएं क्या होंगी? गर्म होकर हल्की हो जाएंगी, हल्की होकर ऊपर उठना शुरू हो जाएंगी। फिर दोपहर के बाद क्या होगा? लगभग 12 बजे के बाद ये ओसांग बिंदु को प्राप्त करना शुरू करती हैं, इसलिए 12 बजे के बाद वर्षा होना शुरू होती है। संभवतः 4 बजे के करीब तेजी से वर्षा होती है। याद रखना कि भीषण वर्षा होती है 4 बजे के करीब, इसलिए दोपहर के बाद वर्षा होने की कंडीशंस क्या है? संवहनीय वर्षा होती है। लेकिन अगर चक्रवात के बारे में जानना हुआ, इसी साथ चक्रवात, ये वर्षा के साथ साथ चक्रवात को समझने का प्रयास करो। देखो इनसे एक आइडिया लगेगी आपको चक्रवात पढ़ने का, बादल को जानने का, हवा को समझने का, ताकि आपको समस्या ना हो। इसलिए मैंने एक वीडियो बना दिया। हो सकता है कि मेरे पास समय ना रहे और हम ना बता पाएँ, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मूलतः 50% चीज़ें आपको तैयार हो जाएं। अगर आप वर्षा को समझ जाओगे, वर्षा को समझ जाओगे, वर्षा के से रिलेटेड जलवायु संबंधी क्षेत्रों के समझ जाओगे, अभी इसके बाद बता गए नहीं, तो आपको जो उसमें दिया हुआ है उद्योग की अवस्थिति, ठीक है, उद्योग की अवस्थिति, वन दिया है, कृषि दिया है, इसको आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दूसरी क्लास में इसी भूगोल को, इसी बेसिक्स को यहाँ से हम लिंक करके आपके सिलेबस के बेसिक्स पे आ जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में क्या कहते हैं हमने पढ़ाई की है या हमने समझने का थोड़ा बहुत प्रयास किया है, ठीक है। अगर चक्रवाती वर्षा को समझने का प्रयास करो तो पहले चक्रवात को जानना होगा कि चक्रवात होता क्या है, फिर प्रति चक्रवाती क्षेत्र को जानना पड़ेगा कि होता क्या है। देखो दोनों में अंतर समझना। ये कंडीशंस बनती है किसकी? चक्रवात की। यहाँ लो प्रेशर होता है और यहाँ क्या होता है? हाई प्रेशर होता है। लो प्रेशर करता क्या है? लो प्रेशर
की तरफ हवाएं चारों तरफ से घूम के क्या होती हैं, आती हैं। मतलब लो प्रेशर अगर यहाँ पे 900 है तो यहाँ पे 950 होगा, फिर यहाँ पे कहीं बढ़ता जाएगा 1000 होगा, इस तरह का। लेकिन हाई प्रेशर में क्या है, 900 कहीं यहाँ होगा तो 950 यहाँ होगा, 1000 कहीं यहाँ होगा। यहाँ क्या होता है, यहाँ से हवाएं क्या होती हैं, ऊपर की तरफ उड़ती हैं, ठीक है। तो कह सकते हो कि निम्न दाब क्षेत्र ना, क्या होता है, निम्न दाब क्षेत्र जो सकेंद्रीय समदाब रेखा से घिरा होता है, ठीक। इसका ये लिखा मतलब निम्न दाब क्षेत्र जो सकेंद्रीय समदाब रेखा से घिरा होता है उसे चक्रवात कहते हैं। समदाब रेखा क्षेत्र से घिरा होता है उसे चक्रवात कहते हैं। लेकिन अगर इसमें पूछे तो क्या होगा, उच्च वायुदाब क्षेत्र जो सकेंद्रीय समताप रेखा से समदाब रेखा से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिचक्रवात कहते हैं। कंडीशन क्या बनती है, देखिए हवाएं क्या हो रही है, इसके चारों ओर हवा कहाँ आ रही है, केंद्र में आ रही है। ध्यान देना, चारों ओर हवा केंद्र में आ रही है। किस तरह की आ रही है, कीप की तरह आ रही है। देखो ऐसे आ रही है ना, कीप की तरह आ रही है, समझना। कीप का मतलब कुप्पी जो होती है, कीप की तरह आ रही है और गोल चक्कर काटते हुए आ रही है। मतलब कैसे आ रही है, अत्यंत वेग के साथ यूं यूं करके गोल चक्कर काटते हुए नीचे की तरफ आ रही है। तो हवा क्या होगा, हवा मतलब तेजी से यहाँ से क्या होगा, ऊपर उठेगी। जब हवा तेजी से आएगी तो हवा तेजी से ऊपर उठेगी। तेजी से ऊपर उठेगी तो क्या होगा, वहीं अपने सापेक्ष आर्द्रता को प्राप्त करेगी, ओसांग बिंदु को प्राप्त करेगी, जिससे क्या होगा, तेजी से वर्षा होगी। ओसांग बिंदु को प्राप्त करने के बाद कंडीशन, अगर हवा ऊपर जा रही तो हवा जाहिर सी बात है ठंडी होगी, गर्म हवा, उसके बाद फिर वर्षा होना तय है। और लेकिन चक्रवाती वर्षा में क्या कहते हैं, संभवतः ओले भी पड़ते हैं, ठीक है, बर्फ भी पड़ती है, ठीक है। ये हो गया चक्रवाती वर्षा की कंडीशंस, ठीक है। पत्थर भी पड़ते हैं, ओले भी पड़ते हैं। लेकिन हाई प्रेशर इसमें क्या होता है, प्रतिचक्रवात में क्या होता है, केंद्र में हवा का क्या हो रहा है, केंद्र में हवा का गिराव हो रहा है, गिर रही है कि नहीं। इसलिए क्या पाया जाता है, देखिए जब क्या कहते हैं, ध्यान समझिएगा, जब उच्च वायुदाब क्षेत्र से हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं, ध्यान देना, हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं, ना कि नीचे की तरफ आ रही हैं। जब इन्हीं क्षेत्रों से हवाएं टकराती हैं तो क्या होता है, जब इन क्षेत्रों से हवाएं टकराएंगी तो यहाँ पे हवा फेरल नियम के भांति दाहिनी तरफ घूम जाती है, ठीक है, अपने दिशा को परिवर्तित करती है, दाहिनी तरफ घूम जाती है। उसके बाद हवा क्या होती है, फिर नीचे की तरफ उतर रही है, मतलब गर्म हो रही है। हवा नीचे आ रही है, मतलब सापेक्ष आर्द्रता में कमी पाई जा रही है। तो इस तरह की कंडीशन जहां बनेगी वहां पे वर्षा क्या होगा, नहीं होगी। बाकी परिभाषा तो आप समझ में आ गया ना, निम्न दाब क्षेत्र, यहाँ पे उच्च दाब क्षेत्र का ऐसा क्षेत्र जो सकेंद्रीय समदाब रेखाओं से घिरा होता है। तो ऐसी कंडीशंस होती है पढ़ने की, इन चीज़ों को जानना पड़ेगा। अभी चक्रवात बताएंगे तो एकदम इसका फिगर बना के, चक्रवात की आँख क्या है, चक्रवाती वर्षा कैसी होती है, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको डिफाइन करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको कोई समस्या ना हो पाए। उसमें फिर शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में बताएंगे। हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछे कि चक्रवात क्या होता है, इसके प्रकार कौन से हैं। तो इस तरह की कंडीशंस, ये हमारी क्लास कोई क्लास नहीं थी, ये समझाने का प्रयास किया कि अगर आप पढ़ रहे हो तो कुछ इस तरह का पढ़ना कि बेसिक्स चीज़ों को उठा के उसको कंटेम्प्रेरी इशूज से लिंक करना। अब जो क्लासेज होंगी वो भारत के भूगोल से प्राकृतिक विभाजन पे होगा, उसके बाद जो आपका सिलेबस होगा वहाँ से होगा। तो लगातार क्लास पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।